पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। वाह! नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। शुरुआत आज खबरों की खबर में उस खबर से करते हैं जिस खबर को सुन के हम सबको बिल्कुल चेत जाना चाहिए। परेशान थोड़ा होने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए कि सावधानी का समय एक बार फिर वापस आ गया है। लेकिन भारत में कुछ भी ऐसा हो, चाहे वो जन सरोकार की बात हो, चाहे वो लोगों के लिए किसी बड़ी परेशानी की बात हो, उस पर राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आगे बढ़ के बिल्कुल पहली कतार में खड़ी हो जाती है। हर चीज पे राजनीति हो सकती है इस देश में। 3 साल तक जब दुनिया भर में उथल पुथल मचाने के बाद कोविड का जो कहर है वो थोड़ा धीमा पड़ गया था। लगभग ऐसा लग रहा था कि दुनिया ने कोविड के साथ जो है जंग जीत ली है, जीना सीख लिया है और जिंदगी अपने असली ढर्रे पर वापस लौट आई है। लेकिन एक बार फिर से हमारे पड़ोसी मुल्क चीन में जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत डराने वाली तस्वीरें थी। लग रहा है कि एक बार फिर से चेहरों पर मास्क जो है वो चढ़ जाएंगे, चेहरे आपके मास्क के पीछे कैद हो जाएंगे। जरूरी भी है, एहतियात बरतने का समय शायद आ गया है। एक बार फिर से लोगों को दूरी एक दूसरे से बनानी पड़ेगी। हैंड सैनिटाइज करने की प्रोटोकॉल्स यानी कि कोविड की जो एहतियातें थी सारी वो दोबारा से शुरू करनी होगी। ऐसा अभी फिलहाल हो नहीं रहा है और भारत में ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी काम बिना सियासत की दखलंदाजी के हो जाए, जनता को समझा दिया जाए। फिलहाल जनजीवन सामान्य रूप से चल रहा है, हर तरफ चहल पहल है, बाजारों में रौनक है, लेकिन सरकार ने कोविड के मामले पर सतर्क होते ही सबसे पहला निशाना राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बनाया। सबसे पहला निशाना, सबसे पहली एडवाइजरी, सबसे पहली बात उन्होंने लगा कि देखिए, सतर्कता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि ऑपोजिशन को थोड़ा सा अपने हाथों आड़े हाथ लिया जाए। किसने बनाया निशाना? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को खत लिखा, कहा भारत जोड़ो यात्रा से कोरोना के फैलने का जबरदस्त खतरा है। कोरोना प्रोटोकॉल टूट रहे हैं। यात्रा में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो और अगर कोविड नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आप यात्रा को स्थगित कर दीजिए। देश के लिए जरूरी है, देश के हित में जरूरी है। उन्होंने कहा देश हित में इसे बंद कर दें, भारत जोड़ो यात्रा को। अब इस पर जो चिट्ठी है, अशोक गहलोत को इस सिलसिले में भी चिट्ठी लिखी गई। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिसमें भारी भीड़ जुट रही है, लेकिन उसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, ये सबको समझ में आनी चाहिए बात। लेकिन सवाल यह उठता है कि अचानक सरकार को कोविड के नियमों को लेकर जो चौकस हुई है, बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत में जो बात की जा रही है वो बात सारी सिमट के भारत जोड़ो यात्रा पर क्यों आ गई है? इसके मकसद पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो चिट्ठी है, मकसद कहीं भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का तो नहीं है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। क्योंकि राजस्थान में ही भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश रैलियां निकल रही थी जो बिल्कुल अभी अभी खत्म हुई हैं। मतलब बहुत सारी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ेंगी। सतीश पूनिया जो वहां पर बीजेपी की, ये एक तस्वीर जरा देख लीजिए, बीजेपी की बड़े जमावड़े में बहुत सारे लोग आपको बैठे दिखाई पड़ेंगे इस रैली में, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। तो अगर मनसुख मांडविया जी को कहीं ना कहीं चिंता थी राहुल गांधी की, देश की, तो क्या उनको अपनी ही पार्टी के नेताओं की चिंता नहीं है जिनको उन्होंने कोई चिट्ठी भेजकर एडवाइजरी नहीं दी? भीड़ तो यहां पर भी खूब है, भीड़ यहां पर भी जुट रही है, कोविड नियमों का पालन भी यहां पर नहीं हो रहा है। और जब कोरोना को महामारी जो भारत में अपने चरम पर थी, तो आपको थोड़ा याद दिला देता हूं। इसी साल के शुरुआत की अगर बात करें तो उस दौरान उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हुए थे। तब भी कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी रैलियां हैं, जनसभाएं हो रही हैं, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाना चाहिए। ये तस्वीरें देखिए, लग रहा है कहीं कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है। फिर इससे पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात कर लेते हैं। उसमें उस जमाने में कोरोना के हालत बहुत नाजुक थे, जबरदस्त चरम पर चढ़े हुए थे। लेकिन तब सारी पाबंदियां और पाबंदियां लगाने वाले लोग इस बात को शायद नजरअंदाज कर रहे थे। बहुत हो हल्ला हुआ,
राहुल गांधी ने कहा हम रैली नहीं करेंगे, बीजेपी ने मजाक उड़ाया इनके, तो रैली करने से हारी जाती है कांग्रेस। हो हल्ले के बाद प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल अंत में जाके अपनी रैलियां बंद की, ममता बनर्जी ने अंत में जाके अपनी रैलियां बंद की। तब दूसरी वेव की मार देश पर पड़ रही थी। 2021 की शुरुआत में हरिद्वार में महाकुंभ भी शुरू हुआ था। मेले में के बाद मामले तेजी से बढ़ते हुए देखे गए थे। रोजाना उस वक्त 3 से 4 लाख मामलों की बात पहुंच गई थी। अभी देश के अंदर सबसे कम मामले हैं, तो अच्छी बात है कि एहतियात सब बरतें, लेकिन क्या एहतियात के पीछे कहीं राजनीति है? कोविड तो बहाना है, भारत जोड़ो यात्रा निशाना है, यह सवाल अब विपक्ष उठा रहा है। तो क्या इन नीतियों को बनाने वाले अब अचानक गंभीर हो गए हैं? इस बात का अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है, जहां कोविड पर हुई आज की बैठकों के दौरान नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, और बिना मास्क के खुद भी बिल्कुल बेफिक्र नजर आए लोगों से बात करते हुए। इतनी तगड़ी भीड़ में खुद भी मास्क नहीं लगाया हुआ, और ये एक ऐसी मीटिंग से बाहर निकल रहे थे जहां पर यह तय करना था कि आगे कौन से देश को क्या स्टेप उठाने हैं, कौन सी तरीके से कोविड से जो नई समस्या है उससे निपटना चाहिए। शायद इन्हीं सब बातों से कांग्रेस वालों को लग रहा है कि चलिए, इससे पहले वीके पॉल साहब को जरा एक बार सुन लीजिए आप, क्योंकि आज जिस तरीके से वीके पॉल साहब बाहर आए थे, मास्क नहीं पहने हुआ था और कोविड की बात वो बदस्तूर जारी कर रहे थे। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है, हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो, टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। पॉल साहब ने कम से कम इतनी गनीमत रखी कि जब जन मीडिया से बात करना शुरू करा तो मास्क पहन लिया। शायद उनको लगा कि ये तस्वीरें बाहर जाएंगी तो ठीक नहीं लगेगा, लेकिन उससे पहले जो भीड़ में खड़े हुए जब मीडिया से बात कर रहे थे तो देखिए मास्क पॉल साहब ने पहना नहीं हुआ था। खैर, एक एक व्यक्ति को क्या पकड़े। शायद इन्हीं बातों की वजह से कांग्रेस पार्टी को अब लग रहा है कि सारी कोशिश जो है वो भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। अशोक गहलोत ऐसा ही कहते नजर आए। ये कोरोना किस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं, और तो मनसुख जी जो है उसी 20 तारीख को पत्र लिख रहे राहुल गांधी जी को, कल ही लिख रहे लेटर। अभी हमारे पास तो सोशल मीडिया में आया है कि आप ये सब प्रिकॉशन कीजिएगा, मास्क की भी, डिस्टेंसिंग की भी, क्वारंटाइन करने की भी। ये बौखलाहट का एक बड़ा नमूना सामने आया देश के सामने। मेरे ख्याल से यात्रा शुरू होने के बाद में पहला पत्र आया होगा केंद्रीय मंत्री का, तो आप सोच सकते हो कि कितनी घबराई हुई है केंद्र सरकार। भूमिका बनाने के लिए कल हमें रोकनी पड़े यात्रा को आगे, तो कम से कम हम भूमिका बनाए, उस आधार बनाने के लिए पत्र लिखा गया होगा। गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के, क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? भारत जोड़ो यात्रा के चलते मोदी सरकार खुद बुखलाए हुए हैं। आप भारत जोड़ो यात्रा के असर खुद देख रहे हो कि महाराष्ट्र में बीजेपी नस्तानाबूद हो चुके हैं, सुपड़ा साफ होने जा रहे हैं बीजेपी। तो ये डर के मारे ये आम लोगों की निगाह भटकाने के लिए बुखलाए हुए बीजेपी पार्टी ये तरह तरह की सारे सवाल उठा रहे हैं। अगर इतना ही असर हो रहा है तो अधीर रंजन चौधरी जी को पश्चिम बंगाल में बड़ा लंबा रास्ता करा देना चाहिए भारत जोड़ो यात्रा का। शायद कांग्रेस वहां जीवित हो जाएगी। लेकिन बीजेपी अब यह पूछ रही है, जब सारे राज्यों को इस सिलसिले में चिट्ठी लिखी गई तो क्या राहुल गांधी नियमों से ऊपर है? सवाल यह खड़ा होता है, क्या एक परिवार सब प्रोटोकॉल से ऊपर है? ये तो मैं मान सकता हूं कि आज भी गांधी परिवार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा।
आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल, एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है। जब ये कार्यक्रम की हम तैयारी कर रहे थे तो मैंने पूरा कोशिश की ये समझने की कि क्या क्या प्रोटोकॉल है जिनके उल्लंघन की बात हो रही है। फिलहाल कम से कम कोविड को लेकर सरकार की तरफ से ऐसे कोई प्रोटोकॉल जारी नहीं है। ना पब्लिक गैदरिंग्स के ऊपर कोई प्रोटोकॉल है, ना फिर टूरिस्ट के ऊपर कोई प्रोटोकॉल है। हवाई जहाज तक में मास्क हटाने को मना कर दिया गया है। पार्लियामेंट के अंदर नेता बिना मास्क के आराम से एक दूसरे से बात करते आपको दिखाई पड़ जाएंगे, जैसे अनुराग ठाकुर आपको दिखाई पड़ रहे थे, अधीर रंजन चौधरी आपको दिखाई पड़ रहे थे। तो फिर किस प्रोटोकॉल की यहां पर बात हो रही है, यह समझ के परे है। लेकिन इसी सियासत पर, क्योंकि जो मनसुख मांडविया जी का चिट्ठी है वो चिट्ठी तब आई जब भारतीय जनता पार्टी के 3 एमपीज ने, राजस्थान के 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उनको चिट्ठी लिखी और चिंता जताई। अपनी चिंता में वो भूल गए कि राजस्थान में उन्हीं की पार्टी क्या कार्यक्रम कर रही है और कहा कि देखिए राहुल गांधी की कोविड जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कोविड फैला रही है। इसी के बाद मनसुख मांडविया जी ने चिट्ठी लिखी। तो उन्हीं में से एक सांसद हैं पीपी चौधरी साहब, जिनसे कुछ देर पहले मैंने इसी मुद्दे पर बात की। आपको जरा वो भी सुनवाते हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, कि ये जो आपने कंसर्न रेज करी थी हेल्थ मिनिस्टर साहब को, क्यों आपको लगा कि राजस्थान से जब यह यात्रा जा रही है तो इसका कोविड के बढ़ाने में इसका कोई हाथ हो सकता है या एक सुपर स्प्रेडर इवेंट बन सकती है? देखिए, जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस यात्रा में शामिल हुए और लगभग 14 किलोमीटर चले और काफ़ी लोगों से गले भी मिले और हजारों की संख्या में लोग वहाँ थे। उसके बाद में वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब यात्रा करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो हैं वो कोविड की ये बीमारी जो है उनमें फैली हुई है और वो कोविड पॉजिटिव काफ़ी लोग हो सकते हैं। तो ये हमारे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि जिस हिसाब से हमने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड की चाहे पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो जी, जो हमने मजबूती से ये जंग लड़ा और 99% जो एलिजिबल जो पात्र हैं उनको वैक्सीनेटेड किया और आज पूरे विश्व में भारत जो है कोविड वैक्सीनेशन में आज टॉप पे है। ऐसी हालत में आज हम देखते हैं कि चीन में जिस हिसाब से कोविड वापस अपना पैर पसार रहा है, भारत में भी काफी केसेज आए हैं, अमेरिका में, विश्व के दूसरे पार्ट में है। तो इन स्थिति को देखते हुए कि यात्रा में जब एक मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव आए तो कितने लोग वहां उस यात्रा करने वाले कोविड पॉजिटिव होंगे, ये एक चिंता का विषय है। चिंता का विषय जरूर है चौधरी साहब, और अच्छी बात है कि आपको एक जिम्मेदार नेता होने के तौर पर, एक एमपी होने के तौर पर आपको इन सब बातों की आपको जिम्मेदारी है, आप सोच रहे हैं इसके बारे में। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ये आरोप आप पर लगा रही है कि, और बीजेपी पर, कि ये दोहरा राजनीति है। आपकी जो चिंता है वो भारत जोड़ो यात्रा तक सीमित हो जाती है। आप ही के राजस्थान में आप ही की पार्टी के सतीश पूनिया साहब एक जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। वो लगातार फोटो ट्वीट करते हैं, हजारों लोग उनकी रैली में आ रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। उस रैली को भी आपने शायद चिंता थोड़ी व्यक्त की है, कहा है कि वो भी थोड़ा ध्यान बरतें, या सिर्फ राहुल गांधी के लिए चिंता ज्यादा है? देखिए, ऐसा है कि जहां रैली में अगर वहां पर इस तरह का केसेज होते तो जरूर प्रिकॉशनरी मेजर लेते और स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार का इस तरह के एडवाइजरी जारी करता, लेकिन उसमें ऐसा नहीं हुआ और जो जन आक्रोश यात्रा है वो समाप्त हो चुकी हैं। लेकिन यहां पर ये यात्रा जो है जब तक 100 दिन तक चली, हमने कोई कंसर्न रेज नहीं किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो है अब जो पिछले 100 दिन से चल रही है, हमने कंसर्न रेज नहीं किया। जब इसमें हमें ये लगा कि न्यूज़पेपर से और अन्य सोर्सेज से कि कोविड पॉजिटिव उसमें काफी लोग हो सकते हैं, तो हमने ये कहा कि भाई जो भारत सरकार की एडवाइजरी है, जो कोविड गाइडलाइन है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के तहत मास्क, सैनिटाइजर वगैरह जो है, और उसमें वैक्सीनेटेड लोग नहीं है तो वो भाग नहीं लेवे, और उसके पहले, यात्रा के पहले उन लोगों को आइसोलेट करें और बाद में भी आइसोलेट करें। सर, लेकिन ये तो कौन सी प्रोटोकॉल है? क्योंकि भारत सरकार ने तो अभी आज करने के लिए लिखा है। आज भी जो मनसुख मंडाविया जी की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी कुछ नया हम प्रोटोकॉल करने नहीं वाले। राजस्थान और बीजेपी के भी जो तमाम राज्य हैं वहां पर मास्क जो है वो मैंडेटरी है नहीं। तो ये कौन सी प्रोटोकॉल हैं जिनका उल्लंघन की आप बात कर रहे हैं? और दूसरी बात,
सुखू साहब जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकले। क्यों ना मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है उसमें कोई टेस्ट ही नहीं करा रहा, इसलिए पता ही नहीं चल रहा कि पॉजिटिव है या नहीं है। नहीं, ऐसा है कि अगर किसी को बीमारी होगा तो जरूर टेस्ट कराएगा। किसी को महसूस होगा कि उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो वहां पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर ऐसी प्रॉब्लम आती तो जो प्रोटोकॉल, कोविड प्रोटोकॉल है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो सब पे लागू हैं। वो किसी पक्षपातपूर्ण अपनाई नहीं जाती हैं, वो यूनिफॉर्म उसकी एप्लीकेशन है। ये सोचना कि सिर्फ इस पे कांग्रेस पे लागू होगी और बीजेपी की नहीं होगी, ये हमारी चिंता है। ये चिंता पूरे भारतवासी की चिंता है, ये कोई किसी पार्टी की चिंता नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी चिंता इस वजह से है क्योंकि राजस्थान में अगले साल चुनाव है और बीजेपी देख रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में कितने सारे लोग आ रहे हैं साथ में, तो जो भीड़ है वो कोविड से ज्यादा आपको वोट लेकर परेशान कर रही है, इस वजह से आपकी चिंता बढ़ गई है। मैं अगर इस पे जाएंगे तो बहुत लंबी बहस छिड़ेगी। वो हमारी उनके लोग यात्रा में कौन है, उनके अगर पार्टी के लोग वहां के लोकल हैं वो यात्रा में चल रहे हैं तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं। और यात्रा ये क्यों निकाल रहे हैं, क्यों नहीं निकाल रहे, इस यात्रा की कोई सिग्निफिकेंस जो जीरो है हमारे हिसाब से, कोई मतलब नहीं है। ये कंप्लीटली फेल यात्रा है, तो इससे हमें इस पे नहीं जाना है। हमें अभी जो आपने जो अभी आज का एजेंडा और विषय है, वो विषय है कि इस यात्रा से महामारी फैलने की चिंता है जी। और चिंता ये वाजिब है, क्योंकि जिस हिसाब से ऑल ऑफ सडन 2 दिन के अंदर अंदर जो पूरे विश्व में अगर जो वापस फैल रहा है, और इंडिया में भी जो केसेस काफी आए हैं और काफी मौतें भी हुई हैं, बाहर भी विदेशों में भी, और इंडिया में चाहे जापान देख लो, अमेरिका देख लो, चाइना देख लो, वहां पर बेड की जगह नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है। बिल्कुल। तो ऑल ऑफ सडन ये अगर हुआ है, तो अगर हमने स्टेप लिया है, तो उसके बाद में भी अगर वो ये कहते हैं इसमें वो राजनीति दिखती है उनको, हमें जनता की चिंता दिखती है। सर, मैं आज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहा था जिसमें आप भी दिखाई पड़ रहे थे, आप भी वहां पर थे अपने बाकी साथियों के साथ। पार्लियामेंट में भी शायद चिंता थोड़ी कम है, आपको वहां पे भी अपने साथियों से कहना चाहिए, और खुद भी मास्क कोई नहीं पहना हुआ था, तो वहां पर क्या चिंता थोड़ी कम हो जाती है? देखिए ऐसा है कि वहां पर यात्रा का जो है जिस हिसाब से वो चल रहा है, अगर पार्लियामेंट में किसी तरह का अगर होगा किसी तरह का, तो वो प्रोटोकॉल जो कोविड प्रोटोकॉल है उन पे भी लागू होगा। लेकिन क्योंकि केस डिटेक्ट नहीं हुआ वहां पर, यात्रा में जो सम्मिलित है वहां केस डिटेक्ट होने के लिए आपने खुद कहा ना कि कोई बीमार होगा तो वो टेस्टिंग कराएगा, तो यात्रा में कोई एक व्यक्ति बीमार हुआ, उसने टेस्ट करा लिया, वो पॉजिटिव है तो वो आइसोलेशन में चला गया। बाकी अगर कोई बीमार नहीं है तो उनके लिए अलग प्रोटोकॉल, और जो पार्लियामेंट है उसके लिए अलग प्रोटोकॉल। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, उन्होंने भी 2 दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में एक रैली करी, वहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। प्रधानमंत्री जी और बाकी विपक्ष के नेता साथ में बैठ के कल लंच कर रहे थे, वहां पर किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। इस वजह से आरोप लग रहा है कि ये राजनीति से प्रेरित है। देखिए ये उसको दोनों को आप इक्वेट नहीं कर सकते। वो रैली में जब हजारों की संख्या में लोग चलते हैं, और राहुल गांधी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनको एक दूसरे के हक करते हैं और गले मिलते हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री हिमाचल में गले मिलते हैं और कई लोगों से गले मिलते हैं। जब उनको खुद को कोविड हुआ और वो गले मिल रहे हैं और वो सैकड़े लोगों में फैलने की जब आशंका है, ठीक है, और इस तरह का इसको आप अगर खाने को और पार्लियामेंट को इक्वेट कर रहे हैं, तो ये तो मिसमैच है। नहीं सर, मैं तो सिर्फ इस बात को इक्वेट कर रहा हूं कि जो आपकी कंसर्न है वो बिल्कुल अच्छी कंसर्न है। जो मास्क पहनना, कम से कम आप ये तो उम्मीद करेंगे ना, हम भी आपसे उम्मीद करेंगे कि कल जब आप पार्लियामेंट जाएंगे तो आप भी मास्क पहनेंगे, बाकी सबको भी मास्क पहनने के लिए बोलेंगे, और पूनिया जी को भी बोलेंगे कि मास्क पहनिए अगर वहां पर जा रहे राजस्थान में। तो ऐसा है कि पार्लियामेंट को जो देखने का प्रशासन का, हेल्थ मिनिस्ट्री का है, हेल्थ मिनिस्ट्री का अगर जो ही प्रोटोकॉल में अगर कोविड गाइडलाइंस अगर जहां जहां लागू करेंगे, ठीक है, वहां पर लागू होनी चाहिए। और जहां पर अगर केस डिटेक्ट हुए तो हमने कहा वहां लागू करो। अगर पार्लियामेंट में भी इस तरह का कोई केसेस वगैरह वहां वो लागू करेंगे, लेकिन पूरे देश पे ऑल ऑफ सडन सारी जगह लागू करना, तो ये कोई इसका ये आधार नहीं है कि बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आधार नहीं है। भारत जोड़ो गुजरात में वडोदरा में अभी गुजरात के वडोदरा में अभी जो एक महिला बाहर से आई हैं, जो चाइना में इस वक्त कोविड का वेरिएंट है, वो उनको भी डिटेक्ट हुआ है। तो आपको लगता है मांडवाजिया साहब को सबसे पहले जल्दी से चिट्ठी लिख देनी चाहिए गुजरात में कि फटाफट सारी प्रोटोकॉल और बंद कर दिया जाए, वडोदरा को भी वहां पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए जैसे यात्रा में चाहते हैं वो? देखिए ऐसा है कि उसमें कोविड प्रोटोकॉल अगर एक केस डिटेक्ट होता है उस पर बिल्कुल लागू किया है और उसको आइसोलेट किया जाता है, और उस पर उस हिसाब से कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से उस पर कार्रवाई होती है।
अगर आप सोचते हैं कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हर एक एक केस के लिए चिट्ठी लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही हाईली अनरीजनेबल आप बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अनरीजनेबल हो सकती है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके पास इतना काम नहीं, है, आप इंडिविजुअल केसेस में अगर वो चिट्ठी लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, पर एक एक केस पे अगर वो सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को चिट्ठी लिखेंगे तो शायद इस पे राजनीति की बात जरूर होगी। वहां लिखी गई है जी नहीं, चिट्ठी वहां लिखी गई है जहां हजारों लोग एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और उनके चलने के बाद में वहां पर उसमें संक्रमण फैला उन लोगों में, ठीक है, और कई लोगों में ये हमें जानकारी मिली है कि उसमें काफी लोग संक्रमित कोविड से हुए हैं जी, तो इस वजह से चिट्ठी लिखी। तो आप चाहते हैं चिट्ठी हेल्थ मिनिस्टर साहब ने लिखी है आपकी कंसर्न पर, अब देखते हैं राहुल गांधी का इस पर जवाब क्या आता है, लेकिन कुल मिलाकर लड़ी है पहली लहर और दूसरी लहर में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये पीपी चौधरी साहब थे, इनकी चिट्ठी के ऊपर ही ये पूरा एक्शन लिया गया। कोशिश थी उनसे सारे सवालों से समझ पाएं कि क्या ये सारी जो परेशानी है, चिंता है, ये सिर्फ विपक्षी नेताओं के लिए है या भारत सरकार और बीजेपी को आसपास कोविड को लेकर सही मायने में कोई बड़ी एहतियातन चिंताएं सामने उनके हैं। सियासत की बात तो बहुत हो गई, बयानबाजी बहुत चल पड़ी, चलते ये बयानबाजी जो है, ये सियासत जो है वो चलती भी रहेगी, लेकिन चीन में जो हो रहा है उससे हमें सबक लेने की आवश्यकता जरूर है। चीन में अभी हालात क्या हैं वो भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे कि वीके पॉल साहब कह रहे थे कि हमें घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात करने की जरूरत है, क्योंकि चीन में जीरो कोविड नीति जो है वो कामयाबी से, जहां शुरुआत में बड़ी कामयाबी थी, इसके बाद एकदम जीरो कोविड नीति हटा दी गई, उसके बाद ये हालात उत्पन्न हुए हैं। तो वहां पर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो बन नहीं पाई, और अब वही कामयाबी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर उनके सामने है। यहां पर भारत में गनीमत है कम से कम कि हमारे यहां लोगों को वैक्सीन बहुत लगाई गई, वैक्सीन नेशनलिज्म में हम नहीं पड़े, अच्छी वैक्सीन को लगाया गया, सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को, कोवैक्सीन को भी इस्तेमाल किया गया, और इसी वजह से शायद हमारे हालात यहां पर अभी इतने चिंताजनक नहीं है। चीन में 3.5 अरब वैक्सीन जो है वो दी जा चुकी हैं, लेकिन उन टीकों के असर पर सवाल उठ रहा है। चीन में जो टीके लगाए गए हैं उनकी एफिकेसी पर सवाल उठ रहा है। साथ ही साथ 80 साल से ऊपर वाले लोगों को टीके बहुत कम लगे हैं, इस वजह से वहां पर मौतें ज्यादा हो रही हैं। महामारी विशेषज्ञ या एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं, एरिक फ्राइगल डिंग ने का कहना है कि अगले 3 महीने में दुनिया की 10% आबादी को कोविड हो जाएगा। इनमें से लाखों लोगों की मौत होने का भी अंदेशा है, ऐसा वो डर जता रहे हैं। लेकिन क्या चीन, जिसने सबसे पहले दुनिया में कोविड लाया, एक बार फिर से दुनिया को रोकने के लिए जो चीन के हालात हैं उससे भारत को दोबारा से डर जाना चाहिए? कितनी विकट समस्या है और भारत के हालात क्या हैं, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर राजेश पारेख जुड़ रहे हैं जसलोक अस्पताल से। डॉक्टर पारेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डायरेक्टर है मेडिकल रिसर्च जसलोक हॉस्पिटल के। डॉक्टर पारेख, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, अभी हमको चीन के आंकड़े लोगों को बता रहे थे, क्या फर्क है जो चीन में इस वक्त हो रहा है और भारत को इससे कितना डरने की आवश्यकता है? क्या वैसी स्थिति यहां पर भी हो सकती है? उतनी बुरी स्थिति यहाँ नहीं हो सकती ऐसे मुझे लगता है। और आपने इतना बेहतरीन, इतना अच्छा कवरेज दिखाया कि क्या प्रॉब्लम्स है, वहां क्या हुआ था। उन वैक्सीन नेशनलिज्म में पड़ गए, उनका वैक्सीन उतना ठीक नहीं है, और हमारे यहाँ हर्ड इम्यूनिटी हुई और वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी हुई, हाइब्रिड इम्यूनिटी है, और उससे 90% लोगों का कवरेज हो गया है ये दोनों इम्यूनिटी के साथ। तो शायद उतनी डरने लायक तो साल नहीं है इधर, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो वायरस का म्यूटेशन कैसे बदल सकता है। ये पूरे 3 साल में अगर एक चीज हमने देखी है कि हम हमेशा वायरस से 1 या 2 कदम पीछे हैं, कभी कभी 1 कदम पीछे है, कभी 3 कदम पीछे हैं। अभी भी हम लोग वायरस के म्यूटेशन से पीछे है, तो हमको सावधान तो रहना चाहिए, लेकिन पैनिक होके कुछ फायदा नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये म्यूटेशन जो है, जो BF7 म्यूटेशन है, जो बहुत जल्दी फैलता है, वो अगर इधर आ गया, और अभी अभी 4 केसेस तो आज आपके चैनल पे दिखाया था कि डिटेक्ट हो गए हैं, शायद और भी केसेस होंगे, तो वो देखकर हमको बहुत फ्लेक्सिबल एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या
हम लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या वही एक सहारा है, या वो बात अभी बहुत दूर की है? क्योंकि ये जो BF7 जो म्यूटेशन भी है, वेरिएंट भी है, वो भी ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, जिसके खिलाफ हमारी जो वैक्सीन्स हैं जो हमने अभी तक लगाई हैं उनका एफिकेसी काफी ठीक रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सिनोफार्म है, जो चाइनीज वैक्सीन है, उसका एफिकेसी ये म्यूटेंट वायरस के लिए हमारे वैक्सीन से काफी कम है। तो आपने ठीक तरह से बताया, ये दूर की बात है, लेकिन हमको दूर भी देखना चाहिए और वो कदम अगर जरूर पड़े तो उस टाइम उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी तुरंत जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनको तुरंत क्या करना चाहिए बिना पैनिक के? क्या मास्क प्रोटोकॉल, जो सैनिटेशन प्रोटोकॉल था, चाहे हाथ धोने का हो चाहे बाकी चीजों का हो, क्या उस पर लौटने की तुरंत आवश्यकता है? हमारे दर्शकों को सबसे पहले अभी क्या कदम उठाने चाहिए? जैसे आपने बताया, ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, ये करने की जरूरत है। मैंने तो 3 साल में बंद नहीं किया है। मैं आज भी 3-4 लोगों के साथ मिलता हूं तो मास्क पहनता हूं, कहां भी जाता हूं। हमको भी ये आदत पड़ गई है 2-3 साल में। तो हमको ये सोचना चाहिए कि सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे घर में जो एल्डर्स है, बच्चे हैं, दूसरों के लिए ये हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी जो चीन में हो रहा है वो हमारे लिए एक सीटी होनी चाहिए, एक बड़ा अलार्म होना चाहिए कि हमको ये अगर हमने छोड़ दिया हो तो वापस जरूर करना चाहिए। और एक चीज है जी, और वो है कि अगर बूस्टर नहीं लिया हो तो बूस्टर लेना तो भी बहुत ही जरूरत है। बहुत जरूरी बात है अगर आपने बूस्टर शॉट नहीं लिया है, क्योंकि वहीं शायद हम थोड़े पीछे हैं अभी। काफी सारे लोगों ने बूस्टर शॉट नहीं लिया है। तो अगर आपने बूस्टर शॉट नहीं लिया है, ले लीजिए। घबराने की बात नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पैनिक करने की बात नहीं है। बस एहतियात बरतिए और बाकी चीन से सबक लेके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पारेख हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब अपनी दूसरी खबर पे, जो आज हमारा दूसरा बड़ा फोकस है, उसकी तरफ आपको लिए चलते हैं। और ये बिल्कुल जैसे हमने लिखा, किसानों की जो खस्ताहाल हालत है उसके ऊपर थोड़ी नजर लगाते हैं। जब जब सर्दियां आती हैं तो दिल्ली में खासतौर से प्रदूषण बढ़ जाता है और किसानों को पराली जलाने के लिए इसका जिम्मेदार माना जाता है। सर्दियां खत्म होती हैं तो किसान और उनके मुद्दे को लोग भूल जाते हैं। लेकिन किसानों को बढ़ती महंगाई और सरकार की नीतियां और खराब मौसम की जो चौतरफा मार है वो कैसे झेलनी पड़ती है, ये शायद लोग बिल्कुल भूल जाते हैं। 2 दिन पहले रामलीला मैदान पर किसानों की नुमाइंदे जो थे किसान के, वो वहां पर पहुंचे कुछ मांगे लेकर। उन्होंने अपनी मांगे रखी और कल जो मुद्दा है वो संसद में भी गूंजा। तो क्या ये मुद्दा था? पहले इस पे विपक्ष क्या कह रहा है, आपको वो सुनवाते हैं। पशु चारा जिसमें 27% बढ़ोतरी हुई है मुद्रास्फीति की, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिपेयर्ड एनिमल फीड 7.76% बढ़ोतरी हुई है, जैसे गोला एंड सिमिलर कैटल फीड 11.59% बढ़ोतरी हुए हैं, राइस ब्रांड एक्सट्रैक्ट 36.28% बढ़ोतरी है। सिर्फ मेरे कहने का मतलब यह है, जिस सरकार गाय को सामने रख के सियासत करते हैं, उस सरकार की जब जमाने में देखिए आज पशुधन, पशु आहार की इस तरीके से दामों में इजाफा हो रहे हैं। तो किसानों को जो चारा जो अपने मवेशियों को खिलाते हैं उसको लेकर जो मुद्दा था वो संसद में भी गूंजा। इस पर क्या बातें हुई ये भी आपको बताते हैं और ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना अहम मुद्दा है। जो गाय पर किसान का सालाना खर्चा होता है वो कितना आता है? एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ चारे और जो गाय को खाना खिलाया जाता है उस पर करीब 95,000 रुपए का खर्चा एक किसान करता है। दवाओं और मजदूरों की, अगर जो मजदूर उनके खेती में जो लगते हैं उसकी अगर बात करें तो करीब 24,000 रुपए का खर्चा और होता है। यानी कि एक गाय को पालने का साल का खर्चा करीब 1,19,000 रुपए तक एक किसान को अपनी जेब से चुकाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने भी यह बात मानी कि चारे का गहरा संकट है। केंद्र सरकार ने संसद में जवाब देते हुए कहा कि हरे चारे में करीब 11.24% की इस वक्त कमी है। सूखे चारे और भूसे की अगर बात करें तो 23.4% उसमें कमी है। और इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेट की अगर बात करें तो 28.9% उसकी कमी है। इसी के कारण जो किसान के लिए चारे का जो उसका पूरा खर्चा है वो बढ़ रहा है। किसानों के लिए 4 अहम उन्होंने
अपनी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। फसल की लागत के हिसाब से मुनासिब दाम तय किए जाएं और उन्हें लागू किया जाए। कृषि के सभी उपकरणों पर जीएसटी से उसको मुक्त किया जाए। प्रधानमंत्री किसान योजना की दी जाने वाली तिमाही किस्तों को जो है उसमें बढ़ोतरी की जाए और जेएम सरसों को मिली पर्यावरण की जो मंजूरी है उसको रद्द किया जाए। इसी मांग को लेकर किसान दिल्ली भी पहुंचे थे। किसानों के हालात कितने खस्ता हैं और किसानी पर लोगों का जो किसानों की निर्भरता है उस पर उनकी हालात कितनी खराब होती जा रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021 में अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल करीब 5,563 कृषि मजदूरों ने आत्महत्या कर ली। 2020 के मुकाबले यह 9% ज्यादा था। 2019 से 29% ज्यादा, यानी कि लगातार इजाफा हो रहा है। जो खेती में लगे हुए लोग हैं उनकी आत्महत्या का सिलसिला जो है वो रुक नहीं पा रहा है। एक तरफ महंगाई है और किसानों की दूसरी परेशानियां बढ़ रही हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किसान योजना की जो लाभार्थी हैं उसको बढ़ने की बजाय वो घटते जा रहे हैं। जी हां, सरकार इसको एक अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि बताती है, लेकिन अप्रैल और जुलाई के अगर मैं आंकड़ों की बात करूं 2022 साल की, तो जहां 10 करोड़ 45 लाख लाभार्थी थे, अगस्त और नवंबर में 2022 में यह घटकर 8 करोड़ 42 लाख रह गए। महंगाई जो है वो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। उनका खेती में जो दाम है, चाहे वो चारे का हो, पशुओं को पालने का हो, खेती करने का हो, वो दाम बढ़ता जा रहा है। उसके हिसाब से उन्हें कीमत मिलती नहीं है। इसी वजह से किसान हताश होकर आत्महत्या की ओर चला जाता है। महंगाई जो है वो आम जनता के लिए भी थमने का नाम नहीं ले रही है। एलपीजी सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2021 को एक सिलेंडर 809 रुपए का हुआ करता था। 6 जुलाई 2022 को इसी सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए हो गई। केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए की जो छूट है उसका ऐलान किया गया। अप्रैल में राजस्थान सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा भी किया था। यानी कि किसान के हित में चुनावी वादे तो बड़े होते हैं, आम जनता के बात करने वाले ऐसे वादे तो बड़े होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर किसानों को मिलता नील बटा सन्नाटा है। इसी वजह से किसान को बार बार उठकर दिल्ली का रुख करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हमारी तीसरी खबर की बात करते हैं, पर एक छोटा सा ब्रेक उससे पहले ले लेते हैं। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेता हूं और वापस आके मध्य प्रदेश के मंत्री जी की आपको कहानी सुनाएंगे, जहां किसान एक एक सेंटीमीटर इंच जमीन पर खेती करने के लिए परेशान है। मंत्री जी को ऐसे ही गिफ्ट में 50 एकड़ जमीन मिल गई। ये गुत्थी भी सुलझाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की, जो 58 साल की उम्र में ससुराल के दान में मिली हुई जमीन से कैसा उनको लाभ हुआ है, इस पर बिल्कुल ओतप्रोत है। दान में उन्हें, उनकी पत्नी को और उनके 2 बच्चों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। अब एनडीटीवी के इस खुलासे पर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि काले धन की कमाई से यह जमीन खरीदी गई है और ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आप भी सोच रहे होंगे, दान में कोई जमीन मिली, परिवार ने दे दिया, उन्हीं के ससुराल वालों ने दिया है, तो इतनी क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात यह हो गई कि जिस ससुराल वालों ने यह जमीन दी है, उनके खुद के पास इतनी जमीन ना तो है, और अभी बिल्कुल हाल ही में 2020 में यह जमीन खरीदी गई और मंत्री जी को मिल गई। और एक बात और बता दें, ये वही मंत्री जी हैं जो बीजेपी ने जब सरकार गिराई थी तो कांग्रेस से कूदकर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। तो इस वजह से इनके ऊपर अब आरोप लग रहा है। सागर भोपाल रोड पर भापेल गांव में कल्पना सिंघई से 2021 में मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की ये जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। मंत्री जी का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर यह जमीन खरीदी। बहरहाल दान में मिली जमीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनडीटीवी को जवाब देने के बजाय माइक ऑफ करने की और उसे धकेलने की कोशिश की।
कांग्रेस कह रही है कि 58 साल में आपको दहेज मिला है ससुराल पक्ष से। बता देंगे आप, घबराओ नहीं। नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं अपने ब्लड रिलेशन में देंगे, जो आराम लंबा जवाब दे देंगे। बस एक छोटा क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई, आपने इस पर बोला नहीं। क्या कह रहे हैं बताइए। आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? क्या करें और ठीक है आप। तो ये गोविंद सिंह साफ हमारे सवालों से बचते हुए कि किस तरह से ज़मीन सिंचित या असिंचित थी, किसी भी बात का ये जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि जवाब इनको देना पड़ेगा कि 50 एकड़ की ज़मीन इतने सालों बाद आखिर इनके ससुराल पक्ष से इनको गिफ्ट मिली और उसमें भी कई नियमों को शिथिल किया गया है। कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, मंत्री जी का इस्तीफा मांग रही है। ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी है, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी और थोड़ी बहुत नैतिकता शिवराज जी में बची हो। इस प्रदेश ने उनको 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया, अगर उसकी थोड़ी बहुत इस प्रदेश पे एहसान करना हो तो प्रदेश को स्पष्ट करे कि दान कैसे मिला, नहीं तो इस्तीफा लेने के लिए हिम्मत है क्या शिवराज जी में? ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुंचाया इस माध्यम से उन्होंने। कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी से जुड़े राजकुमार धनौरा, जिन्हें हाल में ही पार्टी से निकाल दिया गया, वो साफ तौर पर जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और काले धन के आरोप लगा रहे हैं। इसमें सीधा फर्जीवाड़ा किया गया है, यह इसमें काले धन का उपयोग किया गया है। सालों के नाम पर एक मंत्री ने अपना जो काला धन है वह ठिकाने लगाने के उद्देश्य से ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। इसकी जांच होना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि उच्च पद पर बैठे हुए लोग, मंत्री जैसा दायित्व जिनका राजस्व विभाग और इस तरीके की लूट मचाए हुए, इन पर कार्रवाई करें। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार में भी गोविंद सिंह राजपूत राजस्व मंत्रालय संभालते थे, लेकिन कमलनाथ की सरकार गिरने के बाद ये बीजेपी के साथ आ गए और शिवराज सिंह सरकार में भी वही मंत्रालय संभाल रहे हैं। इन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का करीबी भी माना जाता है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था कि सारे सदस्य संपत्ति का ब्यौरा सदन को देंगे, लेकिन ये वेबसाइट बताती है कि 230 में से सिर्फ 15 सदस्यों ने ब्यौरा दिया है। 30 सदस्यों वाले मंत्रिमंडल में सिवाय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के किसी दूसरे मंत्री ने न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली सरकार में संपत्ति का ब्यौरा देना जरूरी समझा। अखबार में, इश्तिहार में मध्य प्रदेश सरकार बता रही है कि कैसे उसने करोड़ों की जमीन माफिया के कब्जे से छुड़ाई, लेकिन उसी मध्य प्रदेश सरकार में किसी और पर नहीं, खुद राजस्व मंत्री पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों की जमीन उन्होंने अपने नाम की, वो भी कई नियमों को दरकिनार कर। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।